मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर, जो हमारे हिंदी के 4th लेसन यानी चौथा पाठ है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसमें सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय के बारे में चैप्टर के सारांश के बारे में जानेंगे। सारांश के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। तो आइए हम चलते हैं अपने काम पे। और अब हम पढ़ने वाले अर्धनारीश्वर। सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेखक परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे भी पहले ये सुन लिए कि अर्धनारीश्वर कहा किसे गया है, तो शंकर जी को कहा गया है। और शंकर जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, भोले बाबा सबसे अलग है ना। आपका बटन कहां दबेगा, चिलम छाप पे। अपने लोग गाना भी गाते हैं। तो अब हम लोग जो है भोले बाबा के बारे में, शंकर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और संपूर्ण पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, यही तीनों पे हम काम करते हैं। देख लीजिए, पहला लेखक परिचय, उसके बाद संपूर्ण पाठ, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यही पॉइंट पे हम काम करने वाले हैं, और वही काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। तो हम चलते हैं आगे की ओर, लेखक परिचय पे। आइए, ये जो है हमारे, यह है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, जो अपने आप में कलम के जादूगर कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यही है, इनका फोटो देख लीजिए, कितने हीरो और स्मार्ट लग रहे हैं। ये अभी भी एकदम देवानंद लग रहे हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि तो थे ही, साथ ही एक उत्कृष्ट कोटि के गद्यकार भी थे, यानी कहानीकार, उपन्यासकार, रचनाकार थे। वे छायावादोत्तर काल के एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। अब देख लीजिए, यहां पे एक ऑब्जेक्टिव आ गया कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर वह किस काल के कवि थे, तो छायावादोत्तर काल। कौन सा काल? छायावादोत्तर काल के कवि थे। इनका जीवन परिचय, उनका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ। बेगूसराय से रिलेटेड हम एक बात बता देते हैं आपको कि एक आप अभी देखते हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जो है वह कांग्रेस के वक्ता है, अधिवक्ता भी कह लीजिए, वकील है उसके, है कि नहीं, प्रवक्ता है। तो कन्हैया कुमार अभी प्रमुख नेता जो है कांग्रेस के, वह बेगूसराय से है। और रामधारी सिंह दिनकर भी कहां से थे? बेगूसराय से थे। दो बातें, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और सिमरिया गांव में हुआ। सिमरिया, कौन सा गांव? सिमरिया। तुम लोग भी जाना, देखना सिमरिया में क्या क्या है। इनका पुतला उतला बना हुआ है, स्टेचू वगैरह बना हुआ है, बहुत महान थे, है कि नहीं। सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। पिता श्री का नाम रवि सिंह, पिता का नाम रवि सिंह, और माता का नाम मनरूप देवी। क्या? मनरूप देवी। किस काल के कवि थे? छायावादोत्तर काल, है ना। कहां जन्म लिए? सिमरिया में। किस जिले में? बेगूसराय में। किस राज्य में? बिहार में। पापा के नाम रवि सिंह, माता के नाम मनरूपी देवी। हो गया, कहानी खत्म। अब क्या? और पत्नी का नाम अगर पूछ दे, श्यामवती देवी। कौन सा देवी? श्यामवती देवी। चलो आगे की ओर चलते हैं। इनके शिक्षा पर अब हम बात करते हैं कि शिक्षा दीक्षा का क्या मामला है। शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। सबका प्रारंभिक शिक्षा गांव में होता है। अपने लोग का भी तो गांव में होता है। क्या? आंगनवाड़ी में होता है। हुई थी। 1928 ईस्वी में मोनाका घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास में परीक्षा उत्तीर्ण किए। देख लीजिए इनकी शिक्षा की कहानी। ये जो है प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाए, और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट
रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में। नौकरी HE स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। बरबीघा में सब रजिस्ट्रार का पद भी संभाला। जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति का दायित्व भी संभाला। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। इतने अपने जीवन में ये ज्ञानी का काम किए। इनकी साहित्य साधना पर थोड़ा सा बात करते हैं। इनकी साहित्य साधना, आपकी प्रथम कविता छात्र सहोदर, इनकी प्रथम कविता जो थी वह थी छात्र सहोदर। छात्र सहोदर 1925 में प्रकाशित हुई। उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम प्रारंभ हो गया। आपकी कई प्रतिष्ठित कृतियां भी है, जैसे काव्य प्रणभंग 1929 में रेणुका, हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, हारे को हरिराम मिले 1970 आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ये सब इनकी रचनाएं हैं, है ना। काव्य प्रभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथ 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, हारे को हरिनाम 1970। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। गद्य रचनाएं मिट्टी की ओर, इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी है देख लीजिए। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं 1952 की कहानी पढ़ने वाले। संस्कृत के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका 1958, व्हाट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर की डायरी 1973। सम्मान इनको कौन कौन सा मिला? आपको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा कि सम्मान को संस्कृति के 4 अध्याय जब इन्होंने ये लिखा तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और उर्वशी जब इन्होंने लिखा तब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। राज्यसभा के सदस्य रहे, ये राज्यसभा के भी सदस्य हैं, है ना। राष्ट्र कवि माने गए और पद्म भूषण से भी सम्मानित हुआ। इनको पद्म भूषण अवार्ड में मिला। बताइए ये कितने बड़े जो हैं यानी के कवि थे। इतना सारा इनका जीवन का कथा है कि नहीं। व्यक्तित्व की महत्व, राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ वे सांस्कृतिक चेतना के भी गायक थे। इतिहास और भारतीय संस्कृति का उनका अध्ययन विशाल है। जितना श्रेष्ठ काव्य है उतना ही समर्थ एवं समक्ष उनका गद्य भी है। सब में टॉपर थे, है कि नहीं, सब काम में। पाठ का सारांश जरा सा देख लीजिए, है ना। अर्धनारीश्वर शिव को कहा जाता है, सही बात है। अर्धनारीश्वर किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर शिव को कहा जाता है। इसका प्रतीकार्थ यह है कि मनुष्य अर्धनारी युक्त है, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका खान पान कपड़ा लत्ता सेवा कौन करती है? महिलाएं ही करती है अधिकतर, है कि नहीं। तो आधा अंग है कि नहीं। और महिलाओं के भी काम के लिए पुरुष आधा अंग है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के अंग है, इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। अर्थात नारी पुरुष का आधा अंग है, नारी जो है पुरुष का आधा अंग है, अतः वह समान है, पूर्णतः समान है। यह कल्पना भी बड़ी विलक्षण है। शिव शक्ति का संगम, अतः
यहाँ इतनी समानता है कि एक गुण दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। यदि नारियों में नारी के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा की हानि नहीं हो सकती, अपितु तो उनकी पूर्णता में वृद्धि होगी। यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है, यही उनकी सूक्ष्म बधा की कारण होती है। यानी नारी में भी अगर गुण आ जाए पुरुष का तो ये बेकार नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। यह सत्य है कि संसार में स्त्री पुरुष दोनों है। यह सत्य है कि संसार में स्त्री पुरुष दोनों है ना। पर नारी यह समझती है कि यदि उनमें पुरुषोचित गुण समाहित हो जाएंगे तो उनके नारीत्व पर भी तुषारा पात हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा उसमें अगर पुरुष का गुण आ गया तो। यही हालत पुरुष की भी है कि यदि उनमें नारीत्व के संस्कार आएंगे, संकार आएंगे तो उनका यह स्वभाव नारी जैसा हो जाएगा। यह तथ्य दिनकर जी को पीड़ा पहुंचा रहा है। यदि नहीं भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ, प्रेमचंद, प्रसाद का चिंतन भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। उनकी मान्यता है जब परमात्मा ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं बंटवारा करने वाले। यानी दिनकर जी सबसे ज्यादा उनको चोट पहुंचाया जाता है इसलिए कि पुरुष ऐसा क्यों सोचता है कि स्त्री जैसा गुण आ जाए तो हम ही नहीं रहेंगे। स्त्री ऐसा क्यों सोचती है कि अगर उसमें पुरुष जैसा गुण आ जाएंगे तो वो ऐसी नहीं रहेगी। यही चीज इनको जो है चोट पहुंचाता है। इन्हीं बातों को इन्होंने इस चैप्टर में दर्शाने का काम किया है। और वे कहते हैं, है ना, कि वे नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीकों को अपनाकर नारी को गुलाम बना रहा है ना। यानी पुरुष जो है वो वर्चस्ववादी यानी ताकत दिखाकर महिलाओं को गुलाम बनाया है, नहीं तो दोनों का हक और समानता एक जैसा है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया गया उस समय पुरुष खेत पर गया और नारी ने घर संभाला। यहाँ से जीवन 2 भागों में बट गया। नारी पराधीन होकर अपनी समस्त ऊर्जा और मूल्यभूत गई, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। यानी पुरुष जैसे खेती बाड़ी होता है तो खेतों में पुरुष चले जाते हैं और नारी को घर पे रहने के लिए कहा जाता है। तो यही सब भेदभाव है कि नहीं। हालांकि दोनों क्या एक दूसरे के सहायक है। पुरुष को यह लगा कि उसका सारा अस्तित्व उनके पुरुष होने में छिपा है। उसके साथ ही समाज ने भी नारी को भोग्या मान लिया। यानी समाज जो है वो नारी को भोग मान लिया कि ये हमारे विलासिता के लिए है, हमारे भोग विलास के लिए है कि नहीं। और हम बाहर काम करेंगे, ये घर काम करेगी। हम जो कर पाएंगे वो ये नहीं कर पाएगी। यही चीज इनको बार बार जो है चोट पहुंचाता है कि ऐसा क्यों किया गया। उनका उपभोग डटकर होने लगा। धरती वासियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपभोग किया। यानी सिर्फ नारी को उन्होंने अपना उपभोग माना कि यह हमारे जरूरत का सामान है। महिलाओं से सिर्फ हम अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे और महिलाओं को घर पे रहना है, इसका हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। यही सब बातें इनको क्या करता है, चोट पहुंचाता है। दिनकर जी की मान्यता है कि नर और नारी एक ही द्रव्य के प्रतिभागी हैं, लेकिन दिनकर जी कहते हैं कि नर हो या नारी दोनों एक ही द्रव्य है, दोनों एक ही वस्तु है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी एक क्षेत्र है। अतः अर्ध नारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अपूर्ण है, बल्कि इस बात की भी प्रमाण है कि न सिर्फ पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे बल्कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। यानी ये कहते हैं कि अर्धनारीश्वर से हमें ये समझना चाहिए कि हम सब जो है एक समान जैसे हैं, है कि नहीं। जैसे शिव और पार्वती जो हैं यानी दोनों एक दूसरे के आधा आधा शरीर है मान लीजिए, वैसे ही जो है आए जीवन में भी महिला जो है हमारे उपभोग का सामान नहीं है, बल्कि जो हम है वही वो है।
ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर से इन्होंने समझाने का कोशिश किया है, शिव का एग्जाम्पल लेकर इन्होंने समझाया है। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। आइए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? बताइए। विष्णु लक्ष्मी का, इंद्र और शची का, किसी का नहीं, नहीं, शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। बताइए, है ना, अगला क्वेश्चन से हमारा, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया लता। लता, इसका ऑप्शन होगा लता। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, यानी अपने आप को वृक्ष बन गया और महिलाओं को बना दिया लता बना दिया। क्या बना दिया हो? लता बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? यामिनी जैसी। कामनी एक महिला रहती है ना, वो हमेशा घर के कामों वगैरह में लगी रहती है कि नहीं? तो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में उन बातों को समझा देंगे। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी जैसी लाती है। कैसे लाती है वो? यामिनी जैसी लाती है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, सिमरिया में हुआ था। सिमरिया, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो सिमरिया में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। रामधारी दिनकर का जन्म कब हुआ था? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कब हुआ था? तो 1908 में रामधारी दिनकर का जन्म 1908 में। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? है ना, 1974। ये गलत है, ये सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था? बताइए, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। उर्वशी पे मिला था। उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? सब जानते हैं, दिनकर जी की रचना है। आगे बढ़िए। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? कौन से रचनाकार, है ना? तो रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय से। कहां से हो? बेगूसराय से। ऑप्शन डी। किस रचना की पंक्तियां है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की, है ना, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किसे कहा गया? बताइए, है ना। यह कहा गया है किसके माध्यम से? बताइए हो, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हो बताइए, है ना। काव्य की भूमिका, संस्कृति की 4 अध्याय, बी, इस पर मिला है। उर्वशी पर मिला ज्ञानपीठ, उर्वशी पे मिला ज्ञानपीठ, और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला संस्कृति की 4 अध्याय पर।
अर्धनारीश्वर की विधा है कविता, नाटक, निबंध। बताइए अर्धनारीश्वर की क्या है कि नहीं? क्या है ये? निबंध है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है ना? यह संबंधित है अर्धनारीश्वर से। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? सदा नीरा, पल्लव, रश्मिनी, कमायनी। बताइए कौन सी रचना है कि नहीं? रश्मि रथी रचना है इनकी, ऑप्शन सी। गंधारी थे, कौन थे गंधारी हो? बताइए तो, है ना? गांधारी है ना, दुर्योधन को कहा गया है। किनको कहा गया है? दुर्योधन को कहा गया है। प्रेमचंद क्या थे? बताइए प्रेमचंद की क्या कहानी है? प्रेमचंद है ना, गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार, कथाकार। प्रेमचंद कथाकार थे, कथा लिखते थे, उपन्यास बताते थे, सुनाते थे किसी भी चीज को। दिनकर किस युग के कवि थे? छायोत्तर। ये थोड़ा थोड़ा से गलती हो जाएगा, ये सब नहीं है, ये है छायावादोत्तर युग के कवि थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। इसी पर तो मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको पुरस्कार, संस्कृति के 4 लाइन पर। और उर्वशी पे मिला था कौन? उर्वशी पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, स्मृति की रेखा है, पुनर्कविता के नए प्रतिमान। बताइए क्या इसका आंसर होगा, है ना? शुद्ध कविता की खोज, स्मृति की रेखा है, पुनर्वा कविता के नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की खोज। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? व्हाट पीपल, उर्वशी भी लिखा हुआ है। व्हाट पीपल काव्य की भूमिका, है ना? साकेत, ऑप्शन डी। साकेत उनकी लिखी हुई बातें नहीं है, उनकी लिखी हुई रचना नहीं है, कृति नहीं है। प्रेमचंद की रचना है शेख एक जीवन, पूस की रात, सिपाही की मां, मेरी वियतनाम यात्रा। कौन सी है? तो पूस की रात होगी। पूस की रात प्रेमचंद की एक कृति नहीं है, पूस की रात। बाकी सब प्रेमचंद की है। इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है। और ये वाला पूस की रात प्रेमचंद की नहीं है। शुद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? बताइए, है ना? इसमें लिखी हुई है कुरुक्षेत्र, क्योंकि युद्ध और शांति, ये कब की बात है? कुरुक्षेत्र की, महाभारत से रिलेटेड है, कुरुक्षेत्र की ये बात है। ठीक है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री, पद्म विभूषण, कौन सा अवार्ड दिया गया हो? अभी हम पढ़ाए थे, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, यही है ना हमारा अर्धनारीश्वर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, इसे अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो है आपको कहीं पे भी परेशानी ना हो। और आप इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस हमारे वीडियो को